नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सुबह के 9 बज रहे हैं और वक्त हो चला है एजेंडा एट 9 का। एजेंडा एट 9 में आज हम बात करेंगे 26 सितंबर को बरेली में भड़की हिंसा की। जी हां, ये आग भले ही अब ठंडी पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन उसकी परतें खुलनी शुरू हो गई है। बहेड़ी पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 ऐसे शातिरों को गिरफ्तार किया है जो दंगाइयों तक अवैध हथियार पहुंचा रहे थे। पुलिस के मुताबिक तस्लीम और सोमू खान उर्फ औशाफ को शेरगढ़ अड्डे से दबोचा गया। इनके पास से 32 बोर की पिस्तल, तमंचे, दर्जनों जिंदा कारतूस, एक स्विफ्ट कार और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मोबाइल फोन से टेस्ट फायरिंग के वीडियो भी मिले हैं, जिनमें कथित सरगना इशरत अली अवैध हथियार चलाता हुआ नजर आ रहा है। और पूछताछ में यह भी कबूल हुआ है कि 26 सितंबर को झुमका तिराहा पर हथियारों की खेप पहुंचाई गई थी। और अब सवाल यह है कि क्या बरेली की हिंसा के पीछे एक संगठित असलाहा नेटवर्क काम कर रहा था? तो ऐसे में बरेली दंगों के पीछे जिस तरह से असलाहा नेटवर्क का खुलासा हुआ है, ये अपने आप में कई बातें सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि 26 सितंबर हिंसा का एक बड़ा खुलासा माना जा रहा है। बहेड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई है ये। 2 सप्लायर इस दौरान गिरफ्तार किए गए, जबकि अभी कई फरार बताए जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से बरेली दंगे मामले में एक्शन हुआ है, इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके नाम तस्लीम जोखनपुर, सोमू खान उर्फ औशाफ बरीपुर का रहने वाला है और शेरगढ़ अड्डे से ये पकड़े गए हैं। तो जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, ऐसे में 2 आरोपी अभी पुलिस के खत्ते चढ़े हैं। बरेली दंगे मामले में बरामदगी सुनिए और समझिए कि क्या कुछ ये बताती है। हथियारों का जखीरा यहां से बरामद हुआ है। 5 अवैध 32 बोर पिस्टल बरामद हुई है और 36 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे, 315 और 12 बोर का स्विफ्ट कार और 2 मोबाइल फोन इस दौरान मिले हैं। तो मामले में मोबाइल से भी खुलासा हुआ है। मोबाइल बना सबूत। टेस्ट फायरिंग के वीडियो यहां से बरामद हुए हैं। वीडियो कॉल से होती थी सप्लाई कंफर्म। झुमका तिराहा पर यह खेप पहुंची थी। तो ऐसे में यह भी समझना होगा इस काम को कर कौन रहा था, मास्टरमाइंड कौन है। तो इस मामले का मास्टरमाइंड कौन है, यह भी सवाल उठना लाजमी है। तो सरगना समेत ऐसे में कई फरार हो गए हैं। इशरत अली, फरहत अली, गफ्फार और समीर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस मामले के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, यह अवैध हथियार आए कहां से, ये सोचने वाली बात है। और इन हथियारों को लेकर यहां तक कौन आया, और जब ऐसा हो रहा था पुलिस कहां थी, जो इंटेलिजेंस था वो कहां था। यानी कुल मिलाकर क्या पुलिस की नाक के नीचे ये सब काम होते रहे, इस तरह से हथियारों की सप्लाई होती रही, क्या लंबे समय से इसकी पूरी योजना बनाई गई थी? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, एसपी के प्रवक्ता। मनोज कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जीएस अवाना जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो देखिए, जिस तरह से ये नया खुलासा हुआ है बरेली हिंसा में, पहला रिएक्शन राघवेंद्र सिंह से लेना चाहूंगी मैं। राघवेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि यहाँ पर अवैध हथियारों की सप्लाई की गई थी। जो हथियार थे वो पुलिस पर फायरिंग करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हुए थे। तो ऐसे में ये माना जाए कि या तो यहाँ पर कानून व्यवस्था सही नहीं है, या फिर यहाँ का जो लोकल इंटेलिजेंस है वो फेल हो चुका था कि कहाँ से हथियारों का जखीरा पहुंचा, ये पता लगाने में। जी गीतू जी, आपको धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। सभी समकक्ष लोगों को यथोचित अभिवादन। देखिए, ऐसा है, आपने प्रश्न किया कि इंटेलिजेंस फेल्योर, अगर इंटेलिजेंस फेल्योर होता तो इनका पाला पोसा हुआ माफिया, जिसको ये हवाई जहाज से मुलायम सिंह जी बुलाते थे और उसको पालते पोसते थे, उसकी सारी व्यवस्थाएं देखते थे, मौलाना तौकीर रजा, आज वो कहाँ पर है, किस हाशिए पर है, उसकी क्या व्यवस्था हुई, उसकी किस तरीके से मरम्मत की कर दी गई। और रही बात ये अवैध हथियार सप्लाई का, ये वहां पर पुराना धंधा पुरानी सरकारों की देन था जो चलता रहा। और आपने देखा कि ये जो दिन पर दिन प्रतिदिन व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थाओं के रूप में परिवर्तित थीं, वो खुल करके आ रही हैं।
और हमारा शासन प्रशासन उस पर बराबर एक्शन लेकर के, ये अभी देखा आपने कि किस तरीके से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हम्म। अब आप देखिए ना कि हिमाकत कितनी थी पिछली सरकारों में, कि खुला की टेस्टिंग भी वहीं होती थी, बनते भी वहीं थे, उनके बड़े बड़े जो गेस्ट हाउस थे जो हमने ढाए, जो अवैध रूप से बने हुए थे, उन पर ये सारे कार्य होते थे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब तक शासन प्रशासन इसमें संलिप्त नहीं होता है, और शासन प्रशासन क्या कह दूं, पूरी पूरी सरकार इनकी संलिप्तता में थी। इनकी सरकार ने मौलाना तौकीर रजा जैसे खूंखार दुर्दांत आतंकवादी को जन्म देने का काम किया था, और उसको केवल 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 अगर सफाया किया है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने, महाराज जी ने साफ कहा था कि उस मौलाना को ये पता नहीं था कि तुम्हारी सरपरस्ती अब खत्म हो चुकी है, तुम्हारे ऊपर हाथ रखने वाले, तुमको जिंदा देखने वाले और तुमको अब दफन करने वाले पैदा हो चुके हैं। इसी वजह से मौलाना की ये दुर्दिन और दुर्दशा हुई। और आप देखिए कि बरेली अब स्वच्छ हवा में सांस ले रहा है। बरेली पर जो संकट के बादल उमड़ा पर करते थे, वो संकट के बादल कट और छट गए ठीक है, हैं। आप कह रहे हैं जो भी हुआ उसके लिए मुलायम सरकार जिम्मेदार है। पूजा जी, आपका रिएक्शन। गीतू जी, अभी आपने प्रश्न किया था ना कि क्या कर रही थी इंटेलिजेंस, पुलिस प्रशासन को पता कैसे नहीं चला। वो यही कारण है जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो है पूरा का पूरा सरकार और प्रशासन लगा हुआ है, दूसरी पंचवर्षीय इनकी चल रही है, ये ढूंढने में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अगर कोई कहीं से अपराधी मिला हो और गलती से भी जो है समाजवादी पार्टी के सामने वाली जो रोड जाती है ना, पांच कालीदास के अपोजिट जो रोड है, वहां से अगर जाती गया भी हो ना, तो उसको ढूंढ करके उससे ताल्लुकात लाया जाए, उसी का परिणाम है। क्योंकि ये अभी भी देखा, आपने प्रश्न पूछा ना, ये प्रश्न जब आपने पूछा तो ये लेकर के जो है समाजवादी पार्टी को टहलने लग गए। ये समाजवादी पार्टी, आपको पता है कि तौकीर रजा जब बयानबाजी दे रहा था, हमने इनको रोका नहीं होता। इससे पहले भी दे रहा था। तौकीर रजा की खुद की अपनी पार्टी हो रखी हुई है, तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का भी विरोध किया हुआ है, कहा हुआ कि नहीं आप जो है ये ऐसी नहीं है मुस्लिमों के, तो ये फिर भी ढूंढ लेते हैं कि हाँ, अगर आपने कहीं पे देखा, इसी का परिणाम है कि कहीं पे जो है अवैध बम बन रहे होते हैं, कहीं पर जो है अभी आपको पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इतनी सारी बच्चियां गायब हो गई हुई हैं, इतने सारे लोग गायब हो गए हुए हैं, उनकी तलाशी नहीं चल रही है। बरेली का हो जाए चाहे संभल का हो जाए, वहां पर इस तरीके की घटनाएं घट जा रही। क्यों घट जा रही है? क्योंकि जो पूरा प्रशासन और सरकार है वो इस काम में लगी हुई है कि किस तरीके से जो पूर्वज की सरकार थी उसको घेरा जाए, किस तरीके से पूर्वज के एक भी व्यक्ति को जो है छोड़ा ना जाए, उनके ऊपर चाहे झूठे आरोप लगे, चाहे लांछन लगाना पड़े, ये कार्यभार में लगे हुए हैं ना। ठीक है, मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जी, आपसे भी समझना चाहेंगे हम, ये जो पूरा हालात बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बरेली हिंसा से जो खुलासा हुआ है, अवैध हथियारों के जखीरे यहाँ से मिलते हैं, ये हथियार सप्लाई होते हैं, एक दिन में तो नहीं हुए होंगे, काफी लंबा समय इन हथियारों को इकट्ठा करने में लगा होगा, तो इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बरेली की जो घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। एक समय था कि ज़्यादा दंगे होते थे, लेकिन अब जो है बहुत कम हो रहा है, छुट-पुट होता है। तो लेकिन मुझे मनोज ऐसा जी, लग क्या रहा ये है कि सुनियोजित था, पहले से ही इसकी तैयारी कर ली गई थी? मुझे लग रहा है कि जैसे-जैसे जांच और आएगा, पुलिस डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि इसको रिवील करेगी, और चूँकि इंटेलिजेंस और एलआईयू अगर इफेक्टिवली काम करे तो मुझे लग रहा है कि ऐसी घटना को रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जो है हिस्ट्री शीटर का जो है इसमें नाम आया है, और पुलिस ने जो है अरेस्ट किया है, और अभी देखिए सूचना तंत्र में जो है कोई भी अगर आदमी है, अगर ऑफेंस करता है तो मुझे लग रहा है कि वो किसी न किसी रूप में वो पकड़ा ही जाएगा, भले जी। टाइम लगे, लेकिन पुलिस जो है इफेक्टिवली काम करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अरेस्ट किया है। और जो भी इंट्रोगेशन के दौरान जो भी अगर और इन्फॉर्मेशन आता है, मुझे लग रहा है कि पुलिस को वहाँ तक जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह की अगर घटना घटे उसको रोका जा सके। तो ये जो है ऐसा इशू होता है, जैसे राइट एक ऐसा इशू है जो कभी-कभी जो है देखते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी होता है, तो इसके लिए भी जो है मुझे लग रहा है कि पुलिस को
सतर्क रहना चाहिए कि कोई जो है इसको पॉलिटिसाइज ना करे। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पुलिस ने जो है रिवील किया है उसको अप्रिशिएट करते हुए आने वाले समय में इस घटना ना घटे। मुझे लग रहा है कि पुलिस जो है और स्ट्रेंथन तरह से काम करेगी। जी, ठीक है। जीएस सवाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। जीएस सवाना जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, पुलिस की भूमिका बड़ी यहाँ पर रही है, पुलिस पर भी पथराव किया गया था, उन पर भी फायरिंग की गई थी, लेकिन ऐसे में हथियारों का ये जखीरा यहाँ से मिलना, क्या किसी को इसकी खबर नहीं लगी, या फिर ये माना जाए प्रशासन में भी कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने नजरअंदाज कर दिया, या फिर उनके इनपुट्स जो थे वो उन्हें पूरे नहीं मिल पा रहे थे जिससे उन्हें पता चलता, क्योंकि लंबे समय से काम हो रहा था यहाँ पर। जी गीतू जी, जब भी इस तरह का कोई नेटवर्क पकड़ा जाता है तो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, केवल एक छोटी सी बात नहीं है। तो इसमें जो नेटवर्क है उसका उद्देश्य क्या है, जो इस तरह से चलाते हैं उसके देखना है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन लोग लगे हुए हैं। पहली बात ये। जो दूसरी बात है वो है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, उसको भी अनअर्थ करने की आवश्यकता है। कहाँ पे ये जो बन रहे थे कंट्री मेड पिस्टल्स, वो जगह निश्चित है, उसमें मटेरियल भी आता है, और कहाँ पे कौन वो सिद्धहस्त लोग हैं जो इस तरह से बनाने, उनको पकड़ने की आवश्यकता है। और अगली जो बात मैं कहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है। बिना पैसे के ये सब कुछ नहीं चलता है। जी। तो जो फंडिंग करते हैं वो भी उतना ही दोषी हैं, उन लोगों को भी एक्सपोज करने की आवश्यकता है। फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से चल के और दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये भी एक उसका हिस्सा होता है, उसको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। फिर जो लोकल स्पोर्ट है, बिना लोकल स्पोर्ट के इस तरह की चीजें कभी पहुंचती नहीं है, प्लांट नहीं होती। उसके लिए लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आखिरी जो बहुत जरूरी चीज है, जो डिटरेंट होना चाहिए, कि जब इन लोगों को पुलिस इतनी मशक्कत से, इतनी मेहनत से पकड़ के कोर्ट में पेश करती है, वो कौन सा तंत्र है जो वहां पे अच्छे से अच्छा वकील इनको मुहैया कराता है, और ये छूट जाते हैं। बिल्कुल। आप देखिए उन वकील की फीस देखिए। मैं खुद भी अब वकालत कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, और मैं देख के दंग रह जाता हूं कि उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि इतने बड़े वकीलों को वो इंगेज कर सकें। तो जो पीछे का तंत्र है, जो सपोर्ट करके ऐसे वकील मुहैया कराता है, उनके ऊपर भी नकेल डालने की आवश्यकता है। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं जिनको देखने की बात है, और इसमें लिप्त जो आदमी जहां भी इस कड़ी में जुड़ा हुआ है उसको एक्सपोज करके उसके खिलाफ लीगल एक्शन। अमानत जी, ये भी बताइए सब होगा कैसे, कैसे एक्सपोज किया जाएगा? आपने कई कड़ियां जोड़ी हैं, कई पहलू जोड़े हैं, उन्हें किस तरह से एक्सपोज किया जाएगा? जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस प्रशासन की, या फिर हमें देखेंगे कि जो बड़े रसूखदार लोग होते हैं वो भी इनके पीछे होते हैं, उन्हें भी एक्सपोज करना बहुत जरूरी है? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत खूबी से किया है। इसमें इंटेलिजेंस के इनपुट पे ये सब कुछ हुआ है। कोई ऐसी छड़ी नहीं होती जिसे घुमाते सब चीज पता हो जाए। अब इसमें अगर मैं कहूं तो केवल 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। एक बीसी से, हिस्ट्री सीटर से, और वो हिस्ट्री सीटर का लिंक है पॉलिटिकल। तो ये इतना आसान नहीं है इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ना। अभी मैं कहूं तो इस पूरे केस का केवल 20% मैं कहूंगा कि हिस्सा आपको दिख रहा है, 80% अभी भी कवर्ड है जी, जिसको निकाल के अच्छी तरह से इसका इलाज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। यानी आप कह रहे हैं छोटी मछली हाथ लगी है, लेकिन जो बड़ी मछली है वो अभी भी छिपी हुई है, उन्हें पकड़ना जरूरी है। राघवेंद्र जी, हाँ, एक आदमी, मैं बताऊं गीतू जी, एक छोटा आदमी जो इसमें लिप्त है, उसका इतना बड़ा उद्देश्य नहीं हो सकता, पर्पज नहीं हो सकता कि वो रॉयट करा दे बरेली की। उसमें वो भी गाहक कौन है जिन्होंने अपने उद्देश्य के लिए ये सब कुछ किया है। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाएगी और ये लोग एक्सपोज होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरह से
बड़ी पुलिस काम कर रही है, उसकी जो तत्परता है, मैं उसको बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ उनके एक्शन को। जी ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए यूपी पुलिस जिस तरह से अब काम कर रही है, कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन अगड़ा की बात कर लेते हैं, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, खौफ बनाने की कोशिश, पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था बेहतर भी हुई है, ये हम कहेंगे। लेकिन क्या ये माना जाए कि योगी सरकार जिस तरह से इन अपराधियों को पकड़ रही है, वो कोशिशें अब नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि अभी भी अपराधियों में खौफ नहीं है। बरेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो डर क्यों नहीं दिखा दिया ऐसे अपराधियों पर, और क्या वो जो रसूखदार हैं जो ये सब काम करा रहे हैं, या कोई ऐसे बड़े लोग जो इन छोटे लोगों को, इन छोटी मछलियों को बचाते हैं, उनकी धरपकड़ नहीं हो पा रही है? जी नीतू जी, आपको स्पष्ट बता दूं कि कोई भी कितना भी रसूखदार हो, कोई भी कितना भी राजनीतिक पद से लीन और विलीन हो राजनीति में, वो छोड़ा नहीं जाएगा। आपने वरिष्ठ पत्रकार गुप्ता जी बैठे हैं और हमारे पूर्व आईपीएस सम्मानीय बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही कि इनको ये सब व्यवस्थाएं कहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं कि इनके पीछे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, ऐसा है, नासूर था, समाजवादी पार्टी के द्वारा फैलाया हुआ एक नासूर था, जिस नासूर को धीरे धीरे हम ऑपरेट करके खत्म कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तौकीर रजा जैसे लोग सलाखों के पीछे हैं, उनका किला ध्वस्त हो चुका है, जो कि मुलायम सिंह और उनके मुख्यमंत्रियों द्वारा बुलाकर हेलीकॉप्टर से तो राघवेंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं उनको सर, सम्मानित ये किया जो जाता है। हिंसा करवाई उसके पीछे कौन है, आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी के गुंडे उत्तर प्रदेश में जो भ्रम और इस तरीके का वो पाले हुए हैं, वो छोड़ दें। ये डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से मैं चेतावनी देता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को और उनके सिपहसालारों को, उनके नुमाइंदों को और उनके जितने भी ये लगुआ भगुआ हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये दंगे की आग में झोंकते थे, फिर उनको लखनऊ बुलाते थे, उनको नाश्ता पानी दक्षिणा दे करके हवाई जहाज से विदा किया जाता था। आज वो मौलाना जेल की सलाखों के पीछे है, इनके बैठे हुए हैं। लेकिन राघवेंद्र जी देखिए, पूजा जी भी कह रही हैं, समाजवादी पार्टी के सभी नेता भी यही कहते हैं कि सरकार तो आपकी है, 10 वर्ष से आपकी सरकार है, तो आप हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसे अपराधियों को? ये निश्चित आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वही तो हैंडल हो रहा है, वही हैंडल हो रहा है कि जो लोग विधानसभा और कालिदास मार्ग पर जाते थे, वो अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। ये हमारा हमला, शासन का, प्रशासन का हमला, निश्चित रूप से ये नित्य प्रति जो खुलासे कर रहा है, वो उसी का नतीजा है और द्योतक है कि ये गुंडे किस तरीके से सक्रिय थे। अब गुंडों का हाल क्या है, गुंडों के सिपहसालारों की स्थिति क्या है, गुंडों का जो सही जगह जाना था वो जाना हो गया। लेकिन राघवेंद्र जी, अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया समाजवादी पार्टी से कि कोई उनका गुंडा यहाँ पर शामिल रहा हो, कैसे पहचानेंगे? देखिए, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो समाजवादी पार्टी के और तौकीर रजा के, मौलाना तौकीर रजा के क्या संबंध हुआ करते थे, आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे और आप पहचान जाएंगे कि समाजवादी पार्टी का किस तरीके से ये घिनौना रिश्ता था इन लोगों के साथ। पूजा जी, आप जवाब दे सकती हैं। उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। हमें बोलने की बात होगी ना, फैक्चुअल बात हो तो हो जाए। गीतू जी, उत्तर प्रदेश में डीजीपी कहते हैं कि प्रतिदिन 3 मुठभेड़ करना पड़ता है उनको। कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार में जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस प्रशासन को रोज 3 मुठभेड़ करना पड़ता है और रोज पुलिस प्रशासन के ऊपर में गोलियां मारते रहते हैं और उनके पास में तमंचे आ रहे होते हैं। अभी जो तौकीर राजा का जो है रटे हुए हैं, वो जेल में हो करके फिर भी जो है यहाँ पर सप्लाई चल ही रही थी।
और कौन करा रहा था? भाजपा सरकार में 48% ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर में गंभीर धाराएं लगी हुई हैं और खुद जेल काट काट करके भी आ चुके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इनको ट्रेन करके भेजा जाता है आजम कि खान जी जेल ट्रेन में करके है आते हैं मैडम, आजम खान जेल में है, आजम खान जेल में है। रामपुर वाले आपके प्रिय आजम खान, जो कि मुलायम सिंह के जन्मदिन पर कहते थे कि इतना पैसा अलकायदा से आया है, उनके बारे में भी जो 2 शब्द बोल दीजिए, शायद आपकी तरक्की हो जाए। आजम खान जैसे बुजदान, से लेकर के भले भाजपा दंगे कराते रहे, लेकिन रोना किसका रोना है? समाजवादी पार्टी का रोना है। चाहे वो छांगुर बाबा का बड़ा सारा एम्पायर बनाना हो, किसकी सरकार में बनेगा? भाजपा सरकार में बनेगा, लेकिन रोना किसका रोना है? समाजवादी पार्टी का रोना है। और यही रोना है उत्तर प्रदेश का कि जो है भाजपा सरकार जो कि सत्ता में है, दूसरी पंचवर्षीय खत्म होने आ रही है और आज भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के रो रही होती है। अपनी अकाउंटेबिलिटी दूसरी पंचवर्षीय है और आपके मुंह में घुस की शक्कर तीसरी पंचवर्षीय भी आने वाली है। गुंडों का सफाया हमने किया है और समाजवादी पार्टी के गुंडों का सफाया किया है और निश्चित रूप से तीसरी बार आने पर समूल नाश होगा। सारे उत्तर प्रदेश के गुंडों का समूल नाश तय हो चुका है। बाबा ये उत्तर प्रदेश बीजेपी ने कहा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अपराधियों के पक्ष इतने बुलंद हैं कि दिन में एक दिन में इतना अपराधी ऐसे खूंखार होते हैं कि पुलिस के ऊपर पे तुरंत करके चलाते हैं और पुलिस को मुठभेड़ होता है। तो ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है और आप विपक्ष का रोना रोते रहिए, आपको मुबारक हो, आप विपक्ष का रोना ऐसे ही रोते रहिए। जनता देख रही है, जनता को पता है कि जब भाई भाजपा सरकार रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, इनको किसी जारी है कि वो केन प्रकार सत्ता चाहते हैं। चलिए ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये ऐसी चलता रहेगा, यही माना जाए। लेकिन ऐसे में मनोज कुमार जी समझना होगा कि यहाँ पर अपराध पर जब लगाम लगाने की बात आती है तो क्यों इस तरीके के मामले सामने आते हैं? क्या और सही तरीके से काम करना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस को, या फिर और जो रणनीति है वो बनानी पड़ेगी ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए? सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस को जो है इसको न्यूट्रल वे में काम करना चाहिए और कर भी रही है। और ये इशू राइट एक ऐसा इशू है जिसमें नॉर्मल लाइफ इफेक्ट होता ही है। इसके साथ साथ जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टर्स जो आता है वो चाहता है कि मैं यूपी में आके इन्वेस्ट करूं। रिलीजियस टूरिज्म है, तो इस सब पे जो है बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। और आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है 2027 में उत्तर प्रदेश में। तो इसको लेकर के जो है जो लीडर्स होते हैं, जो कॉम्युनल माइंडसेट वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की घटना घटे ताकि उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस को जो है एक न्यूट्रल वे में काम करते हुए जो भी इसमें कल्प्रिट्स है उसी को आइडेंटिफाई करके जो है वो पनिश करना चाहिए। इससे जो है एक अच्छा माहौल बनेगा। और इस पे जो राइट पे जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। इससे जो है वो स्टेट को जो है एक बदनाम के साथ साथ जो है बहुत लॉस होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेंसिटिव इशू है राइट टू बढ़ना। और आने वाले इलेक्शन में मुझे लग रहा है कि इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो है वो इस तरह का माहौल बने और इसमें पार्टी तो मनोज जी ये भी संभावना हो हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो इस तरह के राइट्स जो चल रहे हैं वो और भी बढ़ सकते हैं, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो और भी हो सकती हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली हम लोग अगर प्रीवियस इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में जब इलेक्शन नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं कम घटती है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस आते रहते हैं वैसे वैसे जो है इसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को या पुलिस को जो है राइट पे जो है ज़ीरो टॉलरेंस रखते हुए इसी घटना ना घटे, इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इससे हमारा जो है इकोनॉमी बहुत प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करना, रोजगार देना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत इशू है सभी स्टेट्स के लिए। लेकिन चूंकि अगर इन्वेस्टर आएगा यहाँ पे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी और मुझे लगता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ऐसी घटना से बहुत बचना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं मुझे लगता है कि उसको आइडेंटिफाई करके पीस कीपिंग कम्युनिटी को फॉर्म करते हुए इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि जो है ऐसी घटना अगर कहीं पे घटती भी है तो उसको जो है कम किया जा सके।
ठीक है। और जी सवाना जी, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कई जगह दंगे हुए हैं। बरेली की बात करें चाहे दूसरे सेंसिटिव इलाकों की बात करें, उत्तर प्रदेश में हालांकि पहले जो दंगे थे लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर से इनकी पुनरावृत्ति जो हो रही है, आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं, तो क्या लग रहा है अगर ये बढ़ते हैं तो किस तरह से जो कार्य है पुलिस प्रशासन को करना होगा, स्थानीय प्रशासन को क्या व्यवस्थाएं करनी होगी और खासतौर से सेंसिटिव इलाके जो हैं वहां पर क्या करना चाहिए? देखिए गीतू जी, ये जो बातें होती हैं तो इसका एक कोई ना कोई कहीं से राजनीतिक लक्ष्य भी होता है। जब कोई एक पार्टी कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को बेटर किया, तो दूसरी जो पार्टी है उसका एफर्ट होता है ये दिखाने का, ये बताने का कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं हुआ है जी। और उसको साबित करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो इसका एक ये पॉलिटिकल पर्पस भी होता है। दूसरी जो बात मैं कहूँगा वो ये कि जैसे इसके लिंक हैं तो इंटर स्टेट लिंक भी हैं इसके। ये केवल एक यूपी तक ही महदूद नहीं है, इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे भी और बियॉन्ड नेशनल लेवल भी होता है। ये कोई लोकलाइज चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि लोकल तो ये इशू ही नहीं है। अब जब इशू ये लेके चलेंगे नेशनल लेवल की कि उस पर हमें उसको डिस्क्रेडिट करना है, तो उसमें जो सहभागिता होती है, जो सहयोग होता है, वो सब उसकी कड़ियां जुड़ी होती हैं चारों तरफ। तो इसमें इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं यूपी की भी, इंडिया की भी, और जो पुलिस है वो यूपी का भी और दूसरे स्टेट्स का भी, उन सब का भी इस क्राइम में कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक होता है जी। और उस कोऑर्डिनेशन के मद्देनजर ये सब, अब आप पब्लिक को पता होता है कि 2 आदमी अब पकड़े या ये हुआ, पर उसके पीछे जो काम चलता है वो 1 दिन का काम नहीं है, 1 घंटे का नहीं है कि किसी ने बताया। वो स्टोरी एफआईआर का हिस्सा नहीं होती है, वो स्टोरी आम आदमी का हिस्सा बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल। यानी ये जो दंगे होते हैं कि पटकथा कहीं और लिखी जाती है, इनमें जो आर्म सप्लाई के जाते हैं वो कहीं और से आते हैं, और सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन इसमें होता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे पर अब कार्रवाई जरूर बनती है। बरेली हिंसा में ये खुलासा हुआ कि हथियारों की सप्लाई हुई, ऐसे में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसे बड़े आरोपी हैं, कई ऐसे रसूखदार हैं जो इस मामले में अभी पकड़े जाने बाकी हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।